आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितनी भी ताजा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में, 14 नवंबर 2025 आज तारीख है। वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं राजधानी कीव से। वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। पहले देखते हैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें, फोटोज, क्या कुछ बीता यहाँ पर राजधानी की इसके आसपास। हालांकि फोटोज और वीडियोस बहुत ज्यादा निकल कर आ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर हमले काफी जोरदार देखने को मिले थे। इसके लिए पहले रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ते हैं कि क्या हुआ था हमले में। ओवर द कोर्स ऑफ अ वीक अ मैसिव स्ट्राइक एंड 5 ग्रुप स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट। बीते एक हफ्ते में एक मैसिव मिसाइल और ड्रोन हमला और 5 ग्रुप स्ट्राइक्स की गई थी, यानी इन टोटल 6 बार यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रोन्स और मिसाइल के द्वारा एक कंबाइंड अटैक किया गया है रूसी सेना के द्वारा बीते एक हफ्ते में 6 बार। यूक्रेनियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड द गैस एनर्जी कॉम्प्लेक्स फैसिलिटीज दैट सपोर्टेड देम। ये हमले किनके ऊपर हो रहे हैं? रूस के द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले ये यूक्रेन की इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के ऊपर हो रहे हैं, गैस फैसिलिटीज के ऊपर, एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर हो रहे हैं, जो कि सेना के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एज अ होल यूक्रेन की जो सेना है उसे सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स है, रेलवे लाइंस और तरीके तरीके की जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन हो सकते हैं यूक्रेनियन सेना के लिए लॉजिस्टिक्स के मामले में, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं, टारगेट्स किए जा रहे हैं इनको। और मिलिट्री एयरफील्ड, ये तो ऑब्वियस सी बात है। स्टोरेज एंड लॉन्च साइट्स फॉर अटैक ड्रोन्स, जहां से स्टोर होते हैं और जहां से लॉन्च होते हैं, यहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। और टेम्पररी डिप्लॉयमेंट साइट्स ऑफ यूक्रेनियन आर्मड फोर्सेस, ये सारे टारगेट्स थे और इस प्रकार से यहाँ पर हमला किया गया था। खैर देखते हैं, एक वीडियो निकल कर आ रहा है यहाँ पर। इस वीडियो में लिखा है द वर्क ऑफ द MIM-104 पैट्रियोट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कॉट ऑन सर्विलियंस कैमरा अटेम्प्टिंग टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल। ये यूक्रेन का पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने में उतना उपयोगी माना नहीं जाता। इसके लिए अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा उपयोगी माना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सीमित मात्रा में है खुद अमेरिका के पास। कुछ शायद 1 या 2 सिस्टम्स अमेरिकी अलाई इजराइल की धरती पर भी डिप्लॉयड है, लेकिन यूक्रेन को ऐसे सिस्टम मुझे अभी के लिए मिलते हुए दिखाई नहीं देते। जो है अभी के लिए पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम ही सबसे बेहतर यूक्रेन के लिए है। 405 में 430 शाहिद अटैक ड्रोन्स अलग अलग प्रकार के, 7 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, 9 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, 6 इस्कंदर के क्रूज मिसाइल और एक जिरकॉन एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सब उपयोग में लाए गए थे रूसी सेना के द्वारा। यहाँ पर ज्यादातर जो फोटोज निकल कर आई हैं ये सैटेलाइट्स के द्वारा ही, सैटेलाइट इमेजनरी ही निकल कर आई है, किस जगह पर हमले हुए थे और क्या कुछ नुकसान भी हुए थे या नहीं। हमले की पुष्टि तो सैटेलाइट इमेजनरी करती है, बाकी क्या नुकसान हुए थे इसका जैसे जैसे और खुलकर इंफॉर्मेशन आएगी तो वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। द मोबिलाइजेशन, जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में हाल ही में बताया है कि रोजाना का लगभग 1000 व्यक्ति रिक्रूट करती है यूक्रेनियन सेना अपने लिए। यूक्रेन में महीने के 30,000, लेकिन पश्चिमी देश इन पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि इस संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जाए। हालांकि ये जो 30,000 वाली संख्या है, मैं इससे पूरी तरह एग्री नहीं करता, लेकिन मैं इसको पूरी तरह झूठा भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये चीज हो सकती है। यूक्रेन में आज की डेट में मार्शल लॉ ऑलरेडी लगा हुआ है और मार्शल लॉ में आम नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मर्ज स्पोक विद जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर, जर्मनी के हेड लीडर ये आए थे। जेलेंस्की से इनकी बात हुई थी, आए नहीं थे, हाँ ये इनकी बात हुई थी टेलीफोन पर जेलेंस्की से, और इन्होंने बताया था कि जर्मनी की सरकार एक्टिव कॉम्बैटिंग ऑफ
करप्शन एक्सपेक्ट करती है और कुछ रिफॉर्म्स भी रूल ऑफ लॉ में आने चाहिए यूक्रेन में, ये इन्होंने बताया था। इसका मतलब अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, ये क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें जर्मनी के लीडर? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में यूक्रेन में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, और एक लेटेस्ट मामला तो अभी हाल ही में एनर्जी फैसिलिटीज के केस में भी निकल कर आया है। एनर्जी फैसिलिटीज को रिपेयर करने के लिए बहुत सारा पैसा अमेरिका और यूरोपियाई देश देते हैं यूक्रेन को, हर तरीके की सहायता देते हैं, लेकिन इस पैसे में भी यूक्रेन में भ्रष्टाचार और धांधली होने लगी है, और इसकी खबरें भी निकल कर आने लगी है, इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही हैं ऐसी खबरें, जिस जिस कारण से अमेरिका और यूरोप, अमेरिका तो अलग ही केस हो जाता है अमेरिका का, लेकिन यूरोप बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता इन चीजों को देखकर। पोडोलियाक अबाउट करप्शन, एडवाइजर टू द हेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, जेलेंस्की के ऑफिस के जो हेड है उनके लिए ये एडवाइजर का काम करते हैं। इन्होंने बताया था, ही प्लेस्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करप्शन इन यूक्रेन ऑन द क्रेमलिन। यूक्रेन में भ्रष्टाचार है, इसके लिए रूस जिम्मेदार है, रूसी सरकार जिम्मेदार है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आप जरूर लिखकर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट्स में। द न्यूज अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ करप्शन स्कीम इन द एनर्जी सेक्टर अनफॉर्चुनेटली डज नॉट कम एज अ सरप्राइज, इट इज अ लॉजिकल कंटिन्यूएशन एट द बेस्ट व्हेन द क्रेमलिन for decades created a system to keep Ukraine in sphere of influence. Corruption was one of its main tools, and remnants of this mechanism still exist. इनका मानना है कि ये जो आज इतना भ्रष्टाचार यूक्रेन में है, इसका जिम्मेदार रूस है, और रूस के कारण, रूस के इन्फ्लुएंस में रहने के कारण इतना ज्यादा भ्रष्टाचार यूक्रेन की धरती पर देखने को मिलता है। पार्ट ऑफ कीव मे बी इवैक्यूएटेड इन द इवेंट ऑफ अ कंप्लीट ब्लैकआउट। हो सकता है अगर ऐसे ही हमले चलते रहे तो कोई भी दिन रैंडमली खबर निकल कर आ जाए कि कीव में टोटल ब्लैकआउट हो चुका है, और इस तरीके से अगर ये चीजें ज्यादा दिन तक चलती रही, क्योंकि 1 या 2 दिन तो शायद मैनेज हो भी जाए, लेकिन अगर लंबे समय के लिए ब्लैकआउट आता है तो राजधानी कीव से भी छोड़कर जाना पड़ेगा आम नागरिकों को। ऑडिट ऑफ ऑल स्टेट ओन्ड कंपनीज, यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि एक ऑडिट होगा, सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज, सरकारी कंपनीज का हिसाब किया जाएगा, लेखा जोखा ऑडिट होगा, और इसमें एनर्जी सेक्टर की जो कंपनीज हैं ये भी शामिल है। अबाउट ब्लैकआउट, द नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ रिपोर्ट, नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया है कि मेन रेसिपेंट ऑफ द फंड्स फ्रॉम द यूक्रेनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज फायर पॉइंट, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लैमिंगो मिसाइल एंड एसोसिएटेड विद जेलेंस्की। यूक्रेन की एंटी करप्शन एजेंसीज ने ये बताया है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है यूक्रेनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय के पास जितनी भी सहायता आती है यूरोपियाई देशों से, अमेरिका से, इसमें से सबसे ज्यादा पैसा फ्लैमिंगो मिसाइल का निर्माण करने वाली यूक्रेनियन कंपनी के पास जाता है, जो कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके खास इनर सर्कल से जुड़ी हुई कंपनी है। खैर, ये खबर देख के मुझे कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई। द रशियन नेगोशिएशन टीम एलिजिबली इंसल्टेड डेलीगेट्स फ्रॉम यूक्रेन, यूक्रेनियन मंत्री का ये कहना है कि रशियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे इस्तांबुल में भी शायद उन्होंने कुछ इंसल्ट इनकी की है, और इस प्रकार से इन्होंने बातें की है। अब बात कर लेते हैं राजधानी मॉस्को से कुछ खबरों की। बात करें तो 216 अटैक ड्रोन्स यूक्रेन के मार गिराए गए थे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन्स 216 से थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। आज देखने को मिला था यूक्रेन ने भी काफी सारे ड्रोन्स का उपयोग किया था रूस पर हमले करने के लिए। डेब्रिस फ्रॉम यूक्रेनियन कामिकाजे ड्रोन्स फेल एंड डैमेज्ड स्विच गियर एट नोवोवोरोनेज न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है नोवोवोरोनेज। हाँ, ये शहर का नाम है और यहीं पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, जहां पर इस शहर में ड्रोन हमले हुए थे हाल ही में, और इसमें कुछ यूक्रेनियन ड्रोन्स के पार्ट्स आके गिरे भी थे, जिससे कुछ मामूली डैमेज देखने को मिला था इस पावर प्लांट को। हालांकि ये कोई सीरियस डैमेज नहीं था, और
इसे कुछ घंटों के अंदर ही ठीक कर दिया गया। लेकिन इस तरीके से अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर अब ड्रोन हमले अगर शुरू हो चुके हैं, तो ये मुझे एक चीज स्पष्ट संकेत करता है कि अब ये युद्ध क्या रुख लेने वाला है, क्या मोड़ लेने वाला है, इस युद्ध में क्या होगा आगे, ये बताना अब किसी के बस की बात है नहीं। अनुमान लगाया जा सकता है, बाकी वेट एंड वॉच वाली स्थिति निर्मित हो जाती है। दिमित्री पेस्कोव के भी कुछ स्टेटमेंट रूसी सरकार की ओर से निकल कर आए थे। रशिया विल नेवर फॉरगेट नॉर्थ कोरियाज हेल्प। रूस नॉर्थ कोरिया का एहसानमंद है और इनकी सहायता की तारीफ करता है। पुतिन विल होल्ड अ मीटिंग विद द सिक्योरिटी काउंसिल टुडे। सिक्योरिटी काउंसिल के साथ पुतिन की मीटिंग होगी, क्योंकि ये जो इसके ठीक पिछली वाली न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूक्रेनियन ड्रोन के पार्ट्स आके गिरे थे, कुछ माइनर डैमेज भी हुआ था। इसके ऊपर मोस्टली इसी मुद्दे के ऊपर आज ये मीटिंग होने वाली है। द क्रेमलिन नोटेड द सैड स्टेट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। G20 अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेट। रशिया ने हमेशा अपोज किया है ये जो पॉलिटिक्स की बातें होती हैं G20 एजेंडा में, पॉलिटिक्स बार बार आ जाती है, इसकी निंदा की है हमेशा रूस ने। और भी कुछ ऐसी ही बातें मारिया जखरोवा, ये रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से स्टेटमेंट्स देती हैं, स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने बताया था कि कीव नए प्रोवोकेशंस भी प्रिपेयर कर रहा है, आगे आने वाले समय में और ज्यादा प्रोवोकेशंस, आतंकवादी हमले रूस पे हो सकते हैं और अपने नागरिकों को यूक्रेन वापस ले आने वाला है किसी भी माध्यम से, जो जाके यूरोप में मेरे ख्याल से रह रहे हैं कुछ 1 2 3 साल से, जो भी रह रहे हैं। The Ukrainian foreign ministry intends to seek extradition of Ukrainians from the EU countries. The task यूक्रेन चाहता है कि यूरोपियन यूनियन की धरती पर, यूरोप में जाके जो यूक्रेनियन नागरिक रह रहे हैं, जो कि अपनी जान बचाकर भागे हैं इस युद्ध से, उनको वापस भेजा जाए यूक्रेन उन्हीं यूरोपियाई देशों के द्वारा, जब तक एक भी यूक्रेनियन व्यक्ति जिंदा है धरती पर, अंटिल द लास्ट यूक्रेनियन। ये युद्ध लड़ना चाहती है यूक्रेन की सरकार। अबाउट करप्शन इन यूक्रेन, इसके ऊपर भी काफी सारे स्टेटमेंट्स निकल कर आए थे। जेलेंस्की डिडंट स्टम्बल इनटू करप्शन, ही वॉज द डिलीवरी मैकेनिज्म। इनके कहने का मतलब है कि जेलेंस्की कोई भोले भाले इंसान नहीं है जिनको फंसाया जा रहा है भ्रष्टाचार में। ये बहुत सारा पैसा ऑलरेडी खा चुके हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के जो लोग हैं, जो इनका इनर सर्कल है, इनको भी बहुत ज्यादा फायदा ये पहुंचाते हैं। खैर, राजधानी मॉस्को से आखिरी खबर राजनीतिक की ये है, ये मीम आप देख सकते हैं, दिमित्री मेदवेदेव ने शेयर किया था। इसमें यूक्रेनियन राष्ट्रपति और इनके ऑफिस के हेड इनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, ये आसान भाषा में। बढ़ते फ्रंटलाइन की ओर, वॉफचांस फ्रंटलाइन में अगर देखने की हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 900 बीते एक हफ्ते में, जी हाँ, आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो एक हफ्ते की रिपोर्ट आएगी। 960 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बताया गया था यहाँ पर बीते एक हफ्ते में। और इसके बाद हम देख लेते हैं कुपियांस्क के आसपास कुछ खास नहीं, निचले इलाके में लिमान फ्रंट लाइन में काफी कुछ खास होता हुआ हमें मालूम होता है। एटलीस्ट अगर सूत्रों की जो खबरें हैं उनको सत्य माने तो ये चीज हमें दिखाई देती है। ये एरोज आपको दिखा रही हैं, ये लिमान शहर है और रूसी सेना के मूवमेंट्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, जिसका हमें एक ही मतलब मुझे अभी के लिए समझ में आता है, लिमान शहर को इनसर्कल करना चाहती है रूसी सेना। इसमें सफल होगी या नहीं रूसी सेना, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो यही समझ में आता है। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और ऊपर जाते हैं हम, शायद थोड़ा सा मिल जाए, नहीं, या आज भी मेरे ख्याल से ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट पेस्ट करना भूल गए हमारे एडिटर, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आखिरी में ऊपर देख लेता हूँ। नहीं, आज
नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट ही देख लेते हैं। बीते एक हफ्ते में यहाँ पर 815 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान यहाँ बताया गया था, और कुछ कंटेस्टेड इलाके जोड़ दिए गए हैं जो कि हमें बताते हैं कि सिवियर्स्क शहर में क्या पता एंट्री कर भी चुकी है रूसी सेना, क्योंकि सिवियर्स्क शहर को आप देखें तो तीन तरफ से घेर कर रखा है रूसी सेना ने सिवियर्स्क शहर को। एक मात्र अभी पॉसिबिलिटी है कि वेस्टर्न फ्लैंक से कुछ सप्लाई जा सकती है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये देखते हैं। ये पीले रंग में जो इलाका है ये आप देख सकते हैं, ये यूक्रेन ने अपने कंट्रोल में वापस से ले लिया है बहुत सारे काउंटर अटैक्स के माध्यम से। ये कॉन्स्टेंटिनोव का फ्रंट लाइन की हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटिनोव का शहर के ठीक सामने ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखें कुछ बमबारियां तो वैसे नॉर्मल ही है, बमबारियों की क्या ही चर्चा करें ज्यादा, लेकिन रूसी सेना के मूवमेंट्स पक्रोव्स्क फ्रंट लाइन के आसपास भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। एक एरो में खींच देता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। उसके बाद पहले ये लाल इलाका, ये एक छोटा सा लाल रंग में एक खेत खलियान का इलाका और रिहायशी इलाका, ये रूसी सेना कंट्रोल में कर दिया गया है वीडियो सबूत के आधार पर। और ये बहुत सारे कंटेस्टेड इलाके जो कि अगर सूत्रों की खबरों को सही माने तो ये पूरे इलाके जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सब रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुके हैं। इस बात को वीडियो सबूत के माध्यम से ही स्थापित किया जाएगा कुछ दिन के अंदर, लेकिन तब तक आगे बढ़े तो एक छोटी सफलता और, ये 3-4 घर, एक गली का गांव और थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से जंगल की झाड़ियां, ये खेत खलियान ही है। ये भी यहाँ पर सफलता देखने को मिली थी। पक्रोव्स्क शहर, पक्रोव्स्क शहर में भी और सफलता देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं रेलवे लाइन से लगा हुआ ये इलाका है, और यहाँ पर इस कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड पर पूरी तरीके से कंट्रोल स्थापित कर चुकी है रूसी सेना। और मिर्नोग्राड शहर में भी एक छोटी सी सफलता, ये एक गली, आधी गली या उससे भी कम कुछ घर और ये जोड़े गए हैं रूसी सेना की कंफर्म सफलता में। और सफेद रंग में जो सफलता है रूसी सेना की लाल फ्लैग आइकन्स के साथ, रेड फ्लैग आइकन्स के साथ, वो अनकंफर्म्ड सफलता है। डिस्ट्रक्शन, क्या डिस्ट्रक्शन होकर रखा है, क्या हाल होकर रखा है यहाँ पर इस शहर का, ये भी एक देखने वाली बात है। क्या हाल होकर रखे हैं अपार्टमेंट्स के, बिल्डिंग्स के, घरों के, रोड के। कभी ये जगह बहुत समृद्ध कही जाती थी, ये युद्ध के पहले की तस्वीर है। यहाँ पर लोग एंजॉय किया करते थे, और अब ये युद्ध के बाद की तस्वीर है जहां पर ये केवल और केवल सैनिक या इन आर्मी से संबंधित लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है मेरे ख्याल से, जो कि यहाँ पर हुआ करता था। हालांकि ऑर्थोडॉक्स चर्च तो अभी भी सही सलामत है जितना मुझे मालूम है, ये शहर के बीचों बीच कहीं तो स्थित है। ये रहा, जी हाँ, मैं इसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की मैं बात कर रहा था। ये पक्रोव्स्क शहर के ठीक बीचों बीच ये देखने को मिलता है। देखते हैं रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट। तो सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीते एक हफ्ते में 1670 1670 यूक्रेनियन सैनिक, 3 टैंक, 34 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 31 मोटार व्हीकल, 6 आर्टिलरी गन और भी प्रकार प्रकार के नुकसान ये देखने को मिले थे। और थोड़ा सा हम अगर वेस्टर्न फ्लैंक में जाएं तो वेस्टर्न फ्लैंक में स्थितियां कुछ अजीब सी दिखाई देती है। ये एरो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे रूसी सेना अब और आगे बढ़ती जा रही है। पक्रोव्स्क का ये जो पीला इलाका है ये ऑलरेडी इंसर्कल्ड है, इसको पार करने में रूसी सेना को कोई बहुत खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और आगे अगर रूसी सेना इसी तरीके से बढ़ती रहती है तो फिर रूसी सेना की कहाँ गाड़ी आकर रुकेगी, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। खैर साउथ डोनेट्स्क फ्रंट लाइन में तो कुछ खास था नहीं। वोस्टोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इसे कहते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी सफलता भी निकल कर आई है। वेलिको मिखाइलिवका नाम से ये जो शहर है, इसके ठीक सामने आकर खड़ी हो चुकी है रूसी सेना। इसके ठीक सामने ये जो गांव है
ओरेस्तोपिल गांव पर पूरी तरीके से रूसी सेना का कंट्रोल स्थापित हो चुका है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो 1665 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बताया गया था वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और एक ही दिन में अचानक से नहीं, हालांकि इसका अनुमान मुझे लगभग लगभग एक हफ्ते से था कि ऐसा कुछ निकल कर आने वाला है, लेकिन आज फाइनली ये खबर निकल कर आई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं सफलता आपकी स्क्रीन के सामने। और देख ले तो कुछ कंटेस्टेड इलाके, ये ऐसा सूत्रों का कहना है कि रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है यहाँ पर भी। और निचले इलाके में तो बहुत सारे कंटेस्टेड इलाके हैं, जो कि अगर सूत्रों की खबरों को सही माने तो कुछ इस प्रकार से ये जो ड्राइंग मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट मुझे 5-10 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं 5-10 सेकंड के अंदर इसे पूरा कर देता हूँ। और ये पूरा लगभग हो ही गया। हाँ, तो इस प्रकार से अगर सूत्रों की खबरों को सही माने तो यहाँ तक आ चुकी है रूसी सेना, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए अभी के लिए वीडियो सबूत नहीं है, जिस कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। 495 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इसमें बताया गया था नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट पे, जो कि ज़ैपोरिज़िया फ्रंट लाइन और खेरसोन फ्रंट लाइन में ऑपरेट करती हैं। एक आखिरी की वीडियो हम आपको दिखा देते हैं, शायद ये कुछ काम की लगे। मिसाइल स्ट्राइक, यूक्रेन की धरती से किस प्रकार से मिसाइल्स लॉन्च की जा रही है। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली हाइमार्स मिसाइल, या हाइमार्स जैसा मुझे तो नहीं लग रहा था, कोई और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम रहा होगा। और इसके बाद अगर हम कुछ देखने की कोशिश करें, एक खबर मिल जाती है अमेरिका से, काफी रोचक ये खबर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको लेकर चलता हूं अमेरिका की राजधानी के आसपास। ये खबर निकल कर आ चुकी है, डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेनियंस। अमेरिका तैयारी कर रहा है यूक्रेनियन नागरिकों को जो कि यूक्रेन से भाग भगा कर अमेरिका आए थे, इनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा और इनको युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा निश्चित तौर पर। और अमेरिका के ये वॉर मिनिस्टर हैं, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, आम भाषा में इनको रक्षा मंत्री कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका में इस पोस्ट का नाम चेंज करके रक्षा मंत्री से, या इंग्लिश में जो भी हो मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, इनके पोस्ट का नाम सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। इन्होंने अपने ट्वीट में, सोशल मीडिया में ये अनाउंस किया था कि ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर ये चालू करने वाले हैं, स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट ड्रग कार्टेल्स। इसका मतलब क्या है? ड्रग कार्टेल से मेरा मतलब है, मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, तो थोड़ा सा और नीचे ले चले तो ये आ गया। ये बहुत सारे छोटे छोटे देश आप जानते होंगे, ये लैटिन अमेरिका की धरती हम देख पा रहे हैं। और इसी में अगर जूम इन करने की कोशिश करें तो एक छोटा सा देश है वेनेजुएला। इस देश पर ट्रंप की आंखें बहुत दिनों से रही हैं। ये देश बहुत विकसित तो नहीं कहा जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स, कच्चे तेल के भंडार इसी देश के पास है, जिस कारण से अमेरिका अपनी आंखें बनाए हुए है। यूएसएस दिस डिस्ट्रॉयर यहाँ पर बहुत पास इस देश को ऑपरेट कर रहे हैं, 50 किलोमीटर से कम की दूरी पर समुद्र में ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। ये एक बहुत चिंताजनक बात वैसे तो हो सकती है, क्योंकि बीते मैं बात करूं एक महीने में तो कम से कम 8-10 बार ऐसा हुआ है कि इसी समुद्र के इलाके में यूएस वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं। और अक्सर खबर निकल कर आती है कि आज इस बोट को मिसाइल हमले में डुबो दिया गया और सारे ड्रग ट्रैफिकर्स मारे गए। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये बात तो कोई जानता नहीं है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपने प्लेन से क्यूबा की ओर जा रहे थे, उनका प्लेन देखा गया था क्यूबा की ओर जाते हुए। अब क्यूबा जाके वो क्या करने वाले हैं ये तो इन्हीं को बेहतर मालूम होगा, लेकिन रूस भी वेनेजुएला का साथ देगा या नहीं ये थोड़ा मुश्किल समझ में आता है मुझे, शायद ना ही दे, क्योंकि रूस ऑलरेडी इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में कि वेनेजुएला का साथ देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रूस के लिए। ऑब्वियसली जब ईरान का ही साथ नहीं दे पाया सही तरीके से रूस, तो फिर
वेनेजुएला के साथ तो और भी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि वेनेजुएला बहुत ज्यादा दूर भी है रूस से। इंक्रीज इन मिलिट्री अलर्ट लेवल पूरे देश में अपने उच्चतम स्तर पर है, और यूएस अगर अमेरिका अगर नेवल ब्लॉकेड लगा देता है यहाँ पर, तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है शायद यहाँ पर वो खबर मिलेगी नहीं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ध्यान है कि यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिकन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस इलाके में, इस समुद्र में आ चुका है। और हैरान मत होइएगा अगर एक दो दिन के अंदर ही हमें वेनेजुएला अमेरिका का युद्ध देखते हुए मिले और मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।